Morning class and welcome to the next lecture of financial markets. Okay, तो अभी तक हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी, ठीक है। एंड वी डिस्कस के परचेजिंग पावर पैरिटी हमेशा होल्ड नहीं करती बिकॉज इसकी जो assumptions है वो assumption हमने डिस्कस की थी एंड देन वी डिस्कस के व्हाई दोज assumptions आर नॉट ऑलवेज वैलिड। तो ठीक है, तो आपने अभी तक बात की लाइक लॉ वन प्राइस एंड परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी हद तक जो एक्सचेंज रेट्स को डिटर्मिन करते हैं बट दे डू नॉट ऑलवेज होल्ड, ठीक है। स्पेशली अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो अगर उसकी assumptions सेटिस्फाई नहीं होती तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है डज नॉट। तो ये बेसिकली हमने वी लुक्ड एट हाउ एक्सचेंज रेट्स कैन बी डिटर्मिन्ड इन द शॉर्ट रन, ठीक है। तो हमने बेसिकली बात की कि व्हाट एक्चुअली डिटर्मिन्स एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, इन द शॉर्ट रन। लेकिन अगर देखा जाए इन द लॉन्ग रन देर आर अदर फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो लॉ वन प्राइस एंड परचेजिंग पावर पैरिटी जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन शॉर्ट रन में, ठीक है। इन द लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में और फैक्टर्स भी हैं जो विच प्ले अ रोल इन डिटर्मिनिंग द एक्सचेंज रेट्स एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो दे आर अदर फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिलेटिव प्राइस लेवल्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, इसके अलावा प्रेफरेंस फॉर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन गुड्स है, उसके अलावा वी हैव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ये चार फैक्टर्स हैं मेनली विच हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स, और यही चार फैक्टर्स एक्चुअली डिटर्मिन करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा बिटवीन एनी टू। तो अगर आपने कभी सोचा होगा कि यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के बीच में अगर एक्सचेंज रेट एक दफ़ा 160 हो जाता है, फिर 161 हो जाता है, फिर 163 हो जाता है, ठीक है, फिर कम भी हो जाता है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो मेनली देयर आर फोर फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू करेंसीज इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा पहला फैक्टर जो है रिलेटिव प्राइस लेवल्स, ठीक है। रिलेटिव प्राइस लेवल्स की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमने कहा था परचेजिंग पावर पैरिटी यही कहती है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू कंट्रीज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस लेवल इन दोस टू कंट्रीज, ठीक है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, ठीक है, कि अगर लेट्स से हम यूएसए और यूके की बात कर लें, ठीक है। तो अगर यूके में जो प्राइस लेवल है और यूएस में जो प्राइस लेवल है, ठीक है, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो हमारे पास एक्सचेंज रेट आ जाएगा बिटवीन यूएस डॉलर एंड पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। बट द थिंग इज व्हाट कॉजेस द एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ऑल दोज फैक्टर्स जो प्राइस लेवल को चेंज करते हैं, ठीक है, दे विल कॉज द एक्सचेंज रेट टू चेंज, ठीक है। सो कीप इट इवन सिंपलर हम कह सकते हैं इफ फैक्टर इंक्रीजेस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स relative to foreign goods, the domestic currency will appreciate। अगर कोई चीज़ डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करती है, ठीक, फॉर एग्जांपल और इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स यूएस से वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होने की वजह से या इंटरेस्ट रेट को छोड़ दें कोई और एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल टैक्स जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। या उल्टा कर लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्स को डिक्रीज कर देती है। टैक्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो इसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट डिक्रीजेस टैक्स इन द यूएसए तो डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विल एक्चुअली इंक्रीज, ठीक है।
तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड जब इंक्रीज होती है तो बेसिकली क्या होता है, उन गुड्स की प्राइसेस भी इंक्रीज करती हैं, ठीक है। बट थिंग इज इवन प्राइसेस इंक्रीज करती हैं फिर भी लोग वो गुड्स खरीदते रहते हैं बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर डिमांड इंक्रीज कर रही है तो साथ साथ प्राइसेस विल आल्सो कीप इंक्रीजिंग, बट पीपल विल कीप बाइंग दोज गुड्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट से जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मे बी उसकी लोग उस गुड को खरीदना कम कर देंगे, उन गुड्स को खरीदना कम कर देंगे और की डिमांड भी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट द बेसिक थिंग इज अगर टैक्स कम होता है तो उसकी वजह से prices decrease करती हैं and demand of domestic goods in the US से it increases, ठीक है। जब demand of domestic goods increase करती है तो क्या होता है, ये जो डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज लोग उस मुल्क की गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। जब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है इट मीन्स इट एप्रिशिएट्स relative to the foreign currency, ठीक है। तो इसी तरह एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस द रिलेटिव डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो फॉरेन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और जो यूके की गुड्स अमेरिका में इंपोर्ट हो रही है, लेट्स उनकी उनके ऊपर कोई टैक्स चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ यूएसए की गुड्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज आ रहा है। तो यूएस की गुड्स पे जब टैक्स इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स, ठीक है। तो जब उन गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो उनकी डिमांड डिक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि इफ द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीजेस दैट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ दोज गुड्स, और जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज करती है, ठीक है। सो इफ प्राइस ऑफ लोकल गुड्स या प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स increases तो it will decrease the demand of domestic goods। जब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज करने लग जाएगी। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे और डोमेस्टिक गुड्स को कम खरीदेंगे, ठीक है। बिकॉज जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो सस्ती हैं, ठीक है, और क्योंकि वो सस्ती हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आपकी जो लोकल इकॉनमी है वो हर्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि लोग लोकल गुड्स को नहीं खरीदते। सो दिस इज़ बैड फॉर द कंट्रीज इकॉनमी, ठीक है। कंट्री की इकॉनमी सफ़र करती है और जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट करती है। So this is about relative price levels, ठीक है। सब कोई भी ऐसा factors which will have an impact on the demand or price of domestic goods, that is going to have an impact on the exchange rates between two currencies। अगर हम इसी तरह ट्रेड बैरियर्स हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेड बैरियर्स की बात करें, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है, कोई मुल्क भी कोई चीज़ इंपोर्ट करता है बाहर से तो उस चीज़ के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं। टैरिफ इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ड्यूटीज़ और टैरिफ्स की वजह से क्या होता है, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो लेट्स से इफ़ यूएसए पुट्स अ टैरिफ ऑन जापानीज स्टील, तो उससे क्या होगा, जापानीज स्टील जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जापान से स्टील इंपोर्ट होकर अमेरिका में आ रहा है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। महंगा इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लग रही है, ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और उसके बदले में जो अमेरिकन स्टील है वो सस्ता हो जाएगा। तो अमेरिकन स्टील जब सस्ता हो जाएगा उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो जब अमेरिकन स्टील की डिमांड इंक्रीज़ करेगी इट विल बी गुड फॉर द लोकल इकॉनमी, ठीक है। तो अमेरिका की इकॉनमी अच्छी होगी, दैट बेसिकली मीन्स कि यूएस डॉलर विल एप्रिशिएट अगेंस्ट द यूके करेंसी, ठीक है। So US dollar will appreciate in case the USA increases tariffs on Japanese steel। इसके बाद एक और अगले फैक्टर में आते हैं प्रेफरेंस फॉर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन गुड्स। अगर जापान में अमेरिकन गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, लोग अमेरिकन चीज़ों को खरीदना पसंद करें, फॉर एग्जांपल अमेरिकन मूवीज़ को देखना पसंद करें, ठीक है। सो दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन अमेरिकन मूवीज़ इन जापान, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सो इन जापान अमेरिकन मूवीज इज़ अ फॉरेन गुड, ठीक है। तो फॉरेन गुड्स की जब प्रेफरेंस बढ़ती है यानी कि लोग फॉरेन गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं तो फॉरेन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज करती है, ठीक है। फॉरेन गुड्स की जो डिमांड इंक्रीज करेगी इन जापान इट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन द अमेरिकन इकोनॉमी,
यानी कि अमेरिका जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है इन दिस केस मूवीज़, ठीक है। सो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो जापान में इंक्रीज हो रही है, सो इट्स गुड फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी, सो द यूएस डॉलर विल एप्रिशिएट अगेंस्ट द जापानीज येन। तो यानी कि अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो तो द करेंसी ऑफ दैट कंट्री एप्रिशिएट्स, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए, इफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में जो यूएसए की एक्सपोर्ट्स हैं दूसरे मुल्कों में, अगर उनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो यूएस डॉलर विल एप्रिशिएट अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यूएस गुड्स की जो जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो जाए, बल्कि उसकी बजाय जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं यूएस में उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। यानी कि यूएस एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, यानी कि डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इन द यूएस से इंक्रीज कर जाए, तो उसका क्या होगा? अगर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इंक्रीज करेगी इन द यूएस से तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट होगा, ठीक है। हमने कहा था इफ डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस दैट विल एप्रिशिएट द यूएस डॉलर। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाए और उसकी बजाय डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इन द यूएस से इंक्रीज, तो क्या होगा? It will cause the US dollar to depreciate because it will have a bad effect on the US economy and the currency of the USA will depreciate. ये इसी ना प्रोडक्टिविटी has a strong link with exchange rate, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। प्रोडक्टिविटी in simple words refers to how efficiently an economy can produce goods, ठीक है। यहाँ पे हम एक गुड की बात कर सकते हैं, ठीक है, या वी कैन ऑल टॉक अबाउट बास्केट ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गुड की बात करें कि अगेन यूएसए की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर इफ यूएसए प्रोड्यूसेस कार्स, ठीक है, मोर एफिशिएंटली, तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्टिविटी ऑफ यूएस इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्स, ठीक है। तो अगर यूएस इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कार्स मोर एफिशिएंटली तो हम कह सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्स, ठीक है। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू कार्स तो क्या होगा? इट्स एक्चुअली गुड फॉर द यूएस डॉलर। प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज करती है तो इट हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी। जब लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उस मुल्क की जो लोकल करेंसी वो अप्रिशिएट करती है, यानी कि इंक्रीज करती है रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाए, लेट्स से प्रोडक्टिविटी ऑफ यूएस इकोनॉमी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू कार्स, ठीक है। तो उसका क्या असर पड़ेगा? उसका असर यही होगा कि जो डोमेस्टिक कार्स हैं यूएसए की, ठीक है, दे विल बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू फॉरेन कार्स और उसका इकॉनमी बुरा असर पड़ेगा, एंड डोमेस्टिक करेंसी या यूएस डॉलर विल डेप्रिशिएट। ठीक है, सो दीज वर सम बेसिक फैक्टर्स। तो बेसिकली हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए which will determine which will have an impact on exchange rates in the long run। पहले हमने शॉर्ट रन की थोड़ी बात की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट factors which can have an impact on the exchange rate in the long run। So let's go through that again। तो हमने कहा था लॉ ऑफ प्राइस एंड परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी हद तक डिटर्मिन करते हैं कि किसी भी दो करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट क्या हो। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं विच डिटर्मिन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। तो लॉन्ग रन में एक तो रिलेटिव प्राइस लेवल है, ठीक है। रिलेटिव प्राइस लेवल इट कम्स फ्रॉम द लॉ ऑन प्राइस एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड वेरीज होती है, उनका भी असर होता है। प्रेफरेंस फॉर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन गुड्स है। प्रेफरेंस का सिंपली मतलब है कि लोग डोमेस्टिक गुड्स खरीदना पसंद कर रहे हैं या फॉरेन गुड्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।